ये चुनाव नहीं आसान। उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों के लिए राजनीति का सफर, या यूं कहें सफर राजनीति आसान नहीं है। नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। जब भी चुनाव आते हैं, इस बात की भी दिलचस्पी होती है कि आखिर किस दल से कितने बाहुबली चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर आप बात उत्तर प्रदेश की करेंगे तो यहाँ का तो राजनीतिक इतिहास ही बाहुबल से सराबोर रहा है। शायद ही कोई दल अछूता होगा जिसने बाहुबल का उपयोग ना किया हो, या जिस दल में बाहुबली ने चुनाव में मदद ना की हो या चुनाव ना लड़े हो। लेकिन क्या 2024 के चुनाव के साथ या 24 के चुनाव के आते आते जो बाहुबल है 2012 से अगर आप बात करें अब तक कुछ उसमें कमी आई है, तो इस बात की चर्चा करनी भी उतनी ही ज़रूरी है। आप अगर बाहुबल की बात करें तो कुछ दल ऐसे भी रहे जिन्होंने बाहुबल के दम पर सरकारें बनाई और वक्त के बाद चीज़ें बदली, और उन्हीं दलों ने, उन्हीं नेताओं ने बाहुबल से खुद को अलग किया और पार्टी की को पाक साफ करने की कोशिश की। तो वहीं कुछ दल ऐसे भी हैं जिनके मुख्य एजेंडे पर यही था माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, फिर वो चाहे कुर्की हो, बुलडोजर एक्शन हो या तमाम चीज़ें हो। सरकारें भी बनी, सरकारें भी गिरी इसी बाहुबल के दम पर। यूपी की अगर आप बात करते हैं तो तमाम बाहुबलियों का नाम आता है। धनंजय सिंह का नाम आता है, मुख्तार अंसारी का नाम आता है, अतीक अहमद का नाम आता है, रमाकांत यादव का नाम आता है, विनय शंकर तिवारी का नाम आता है और तमाम लोगों का नाम आता है। अगर आप धनंजय सिंह से शुरुआत करें तो धनंजय सिंह की राजनीति भी जौनपुर के इर्द गिर्द रही है। इस बार प्रबल संभावना थी कि धनंजय सिंह एनडीए के किसी सहयोगी दल, ज्यादातर चांसेस थे निषाद पार्टी की टिकट पर जौनपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जब बीजेपी ने कांग्रेसी नेता और पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर तिवारी को उतारा जौनपुर से, तो उसी के साथ इन कयासों पर पूर्ण विराम लग गया और धनंजय सिंह की दावेदारी भी वहीं से खत्म हुई। लेकिन धनंजय सिंह ने हार नहीं मानी। उन्होंने इस चुनाव को लड़ने की तैयारी की और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाल दिया कि हम तो जौनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि 3 दिन बाद अपहरण के एक मामले में हाईकोर्ट में उनको सजा सुना दी गई। अब कहानी धनंजय सिंह की तो वहां खत्म हो गई, लेकिन धनंजय सिंह की जो पत्नी है श्रीकला रेड्डी, वो चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि इस बात की अभी केवल चर्चा ही है। अगर आप धनंजय सिंह की बात करेंगे तो 2009 के बाद वो कोई चुनाव जीत नहीं पाए। 2009 में वो बसपा के सांसद बने, लेकिन उसके बाद 2017 का विधानसभा का चुनाव या 2022 का विधानसभा का चुनाव, दोनों ही चुनावों में धनंजय सिंह को हार मिली। इस बार वो फिर एक बार किस्मत आजमाना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से उनको जेल हुई है, उनका चुनाव लड़ना पॉसिबल नहीं है। आप अगर बात विनय शंकर तिवारी की करें तो वहाँ भी जिस तरह से ईडी कार्रवाई चल रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हालांकि वो टिकट चाह रहे हैं समाजवादी पार्टी से, श्रावस्ती या संत कबीर नगर से। देखना इस बात में है कि क्या समाजवादी पार्टी उनके बेटे को टिकट देती है या नहीं देती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, ईडी की जो कार्रवाई चल रही है, कहीं वो भी उनका वही हश्र ना करे जो अन्य दिल्ली के नेताओं का हो रहा है। अगर आप माफियाओं के बात करेंगे राजनीति में तो जिक्र मुख्तार अंसारी का भी होगा। मुख्तार अंसारी का लंबा राजनीतिक करियर रहा है, चाहे बसपा रही हो, सपा रही हो, अकेले लड़े हों चुनाव, तो उनका एक रसूख रहा है। लेकिन जब से जेल हुई उसके बाद भी मुख्तार परिवार राजनीति में जमा रहा, चाहे वो सबकतुल्ला अंसारी हो या उनके बेटे शोएब अंसारी हो जो इस वक्त विधायक भी हैं समाजवादी पार्टी से, या फिर बसपा के सांसद रहे अफजाल अंसारी हो जिसको समाजवादी पार्टी ने इस दफा गाजीपुर से टिकट दिया है। जी हाँ, अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के टिकट पर गाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुख्तार परिवार तो अभी भी यहाँ पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्तार एंड गैंग के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसका अफजाल को बेनिफिट मिलेगा या चुनाव में उसका नुकसान होगा, शायद रिजल्ट के दिन ये बात भी साफ हो जाएगी। लेकिन सरकार की तरफ से मुख्तार के खिलाफ कार्रवाई में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। माफिया अतीक अहमद की बात करना भी उतना ही जरूरी है। 2019 में वाराणसी की सीट पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, लेकिन 1000 वोट भी अतीक अहमद को नहीं मिले। हाल ही में
हत्या हुई अतीक अहमद और अशरफ की, जिसके बाद अब इस चुनाव में अतीक अहमद, जो लगभग हर चुनाव 2024 से पहले लड़े हैं, उनका परिवार या फिर लड़ा है, अतीक अहमद का परिवार का भी कोई मेंबर इस चुनाव में नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन उमेश पाल और 2 सिपाहियों के हत्याकांड में फरार है, तो वहीं अशरफ की पत्नी फातिमा अंडरग्राउंड है और अली और उमर, 2 बालिग अतीक अहमद के बेटे, जेल में सजा काट रहे हैं। तो अतीक परिवार की राजनीति भी इस चुनाव में नजर नहीं आएगी। ब्रिजभूषण शरण सिंह का जिक्र करना भी जरूरी है। रेसलिंग एसोसिएशन महिला पहलवानों के आरोप से घिरे ब्रिजभूषण सिंह को बीजेपी से टिकट मिलेगा कैसरगंज से, ये बहुत मुश्किल है। ऐसे में अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह के परिवार से बीजेपी किसी को टिकट दे सकती है, या फिर ब्रिजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी की ओर रुख कर सकते हैं। इस बात की भी चर्चा राजनीतिक गलियारों में जोरों पर है। तो मोटे तौर पर अगर बात की जाए तो जितने भी बाहुबली नेता हैं, उनकी राजनीति 2012 से शुरू होकर 2024 तक लगभग खात्मे पर आ गई है। डीपी यादव जरूर चर्चाओं में इस वक्त बने हुए हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी उनको बदायूं से टिकट दे, चाचा शिवपाल सिंह यादव के सामने, उनको नहीं तो उनके परिवार के किसी मेंबर को दे दे। इस बात को लेकर भी चर्चाएं गर्म हैं। विनय डीपी यादव की भी चर्चा लगातार हुई है। पुराने बाहुबली नेता हैं और मुलायम सिंह यादव के काफ़ी करीबी रहे हैं, बल्कि शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में भी कुछ टाइम पहले तक वो एक्टिव रहे हैं, तो उम्मीद वो भी बीजेपी से काफ़ी कुछ इस चुनाव में कर रहे हैं। लेकिन अगर मोटे तौर पर कहा जाए तो यूपी की राजनीति जो है वो पिछले 3 दशकों से बाहुबलियों का सहारा लेती आई है। इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार यूपी के क्या कहते हैं, जिन्होंने बाहुबलियों को कवर किया, उनकी राजनीति को कवर किया है, ये भी सुनिए। देखिए, पिछले 3 दशकों से देखिए तो उत्तर प्रदेश में पहले जो बाहुबली हुआ करते थे वो चुनाव लड़वाते थे नेताओं को, लेकिन उसके बाद अपराधियों को लगने लगा कि वो जब जिता सकते हैं तो क्यों नहीं खुद जीत सकते हैं। और उसके बाद एक दौर आया कि पॉलिटिक्स में बाहुबलियों की भीड़ होगी और उनका रसूख भी कायम रहा। आप देखिए ना, मुख्तार और अतीक जैसे जो बाहुबली थे, तमाम सरकारें आती रहीं जाती रहीं, लेकिन उनका रसूख कम नहीं हुआ। लेकिन पिछले जो 7 सालों से आप देखिए कि जिस तरह से कार्रवाई हुई, वो कार्रवाई के साथ साथ केवल उनको जेल भेजना नहीं, बल्कि उनको सज़ा दिलाने तक जो सरकार ने कोशिशें की हैं, उसका असर है कि जो बाहुबली हैं उनका क्रेज़ ख़त्म हो रहा है और देश में थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी बदली है और जो पॉलिटिक्स के तौर तरीके हैं वो बदले हैं, उसका असर साफ नज़र आ रहा है। और मुझको लगता है कि बाहुबलियों को भी लगने लगा है कि बहुत आसान रास्ता नहीं है राजनीति में। अगर हम आपराधिक छवि लेके जाते हैं तो जो लोग राजनीति में आना भी चाहते हैं, पहले उनके पास रास्ता रहता था कि पहले वो रसूख कायम करें, बाहुबली बने, ठेके पट्टे ले, उसके बाद जो है पॉलिटिक्स में आए। लेकिन अब लोगों को लगने लगा है कि नहीं, वो रास्ता खुला नहीं है, बचा नहीं है और सजा होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ गई। तो मुझको लगता है ये एक बड़ी वजह है। तो आपने सुना कि किस तरह से वरिष्ठ पत्रकार बता रहे हैं कि 3 दशकों से राजनीति रही है। पहले बाहुबली नेताओं को जिताते थे, फिर खुद राजनीति करने लग गए, लेकिन जब से योगी सरकार बनी तब से माफियाओं के खिलाफ एक्शन भी होने लगा। हालांकि मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो 2019 का जो चुनाव रहा वो ना अतीक अहमद उसमें कुछ कर पाया और ना ही रमाकांत यादव कुछ दम दिखा पाए। ऐसे में 2019 ही मान सकते हैं कि बाहुबलियों की राजनीतिक सबर वहां से मुश्किल हो गया था, और अब 2024 आते आते केवल राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा है कि बाहुबलियों के लिए तो यूपी में ये राह नहीं आसान। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।